मैं श्रीमती शांता पांडे विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान की संस्थापिका हूँ। आज मैं भारत को ही नहीं पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये जो पूरी पृथ्वी है, जो पूरे जितने भी राष्ट्र हैं, सब नारी शक्ति पर आधारित हैं। क्यों? क्योंकि जिस धरती पर वो रहते हैं वो भी धरती माँ है। जिस देश में वो रहते हैं वो भी उसकी माँ है। जिस जननी उसको जन्म दिया है वो भी माँ है, वो भी नारी शक्ति है। जिस धरती से अन्न उपजता है, फल उपजते हैं, फल फूल होते हैं, उसका भी वो भी अन्नपूर्णा माँ है। जिस अर्थव्यवस्था से पूरे विश्व का अर्थव्यवस्था चलती है वो भी लक्ष्मी माँ है। तो ये हम कहना चाहते हैं कि पूरी नारी की शक्ति पूरे विश्व की आधारशिला है। अगर हम उसकी शक्ति को नहीं बढ़ाते तो हमारा कोई भी देश विकसित नहीं होगा। इसी तरह का आतंक, इसी तरह की महामारी फैलती रहेगी और हमारा समाज समाप्त होता रहेगा। हम आज हमारे बच्चे क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि हमारे जितने भी हमारे सरकारी मुलाजिम हैं, जितने भी सरकारी लोग हैं, सब भ्रष्ट हैं। कोई भी काम सही ढंग से, सच्चे ढंग से नहीं करता है। हमें अपने जीवन को साधारण बनाना होगा, सरल बनाना होगा। हम 2 कपड़े, 1 छत और 2 समय की रोटी पर भी जी सकते हैं। ये भारत की संस्कृति रही है और इस संस्कृति को अगर हम अपनाते हैं तो हमारा देश प्रथम स्थान पर ज़रूर होगा। और यहाँ की नारी जो हमें जन्म देती है वो भी तो नारी है। हम उसी पर आपको एक कविता सुनाते हैं। माँ की ममता अभिशाप बनी क्यों, कोई मुझको बतलाए। सूर्योदय से अस्ताचल तक अभी चलती रहती है, सबकी सेवा करती है। बच्चों का लालन पालन भी वो बड़े प्रेम से करती है। कभी न थकती, कभी न रुकती, अविरलता सी चलती है। फिर उसके बच्चे प्रश्न उठाते उसके ही लालन पालन पर। हे जगनी माँ मुझको बतलाओ, तुम तो विश्व की शक्ति पुंज हो, तुम तो पूजी जाती हो, हम लानित क्यों हैं? इसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा भारत हमेशा से सोने की चिड़िया कहलाता रहा। आज भी वो सोने की चिड़िया है, लेकिन हमारा धन या तो तिजोरियों में बंद है, या बैंकों में बंद है, या कहीं इधर से उधर दूसरे देशों में बांटा गया है। इसलिए हमारा देश आज इतना नीचे पायदान पर चला गया है। अगर यहाँ के लोग सच्चाई से, ईमानदारी से और अपने जीवन को सरल बनाकर अगर जीना चाहें तो हमारा देश सर्वप्रथम सबसे श्रेष्ठ श्रेणी में होगा। हम ये कहते हैं कि भारत जैसा धार्मिक स्थल, भारत जैसा सौंदर्य का स्थल कहीं भी नहीं है। किसी भी देश का इतना सौंदर्य नहीं है जितना कि हमारे देश में सौंदर्य है, प्रकृति का सौंदर्य है। हमारी वनस्पतियाँ कहाँ से मिलती हैं? यहाँ से जो हमारे रोग को, हमारे कष्ट को दूर करती हैं वो वनस्पतियाँ भी प्रकृति माँ देती है। तो हर जगह तो माँ का ही सब है दिया हुआ। तो हम उस माँ की क्यों नहीं इज्जत करते? उसका स्वाभिमान को क्यों कुचलते हैं? उसका सम्मान क्यों नहीं करते? उसका प्रेम क्यों नहीं देते? अगर हम उसको प्रेम देते हैं, उसका सम्मान करते हैं तो हमारे में और वो जो उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं होती है। कोई माँ ऐसा अपने बच्चे को चोर बनना नहीं सिखाती, कोई माँ अपने बच्चे को निकम्मा बनाना नहीं सिखाती है। लेकिन वो क्यों बनता है? इसलिए बनता है कि हमारे जितने भी राष्ट्र के मंत्री हों, पुलिस विभाग हो, डाक हर विभाग में चोरी है। हम जानते हैं कि ये चोरी इतनी गहरी है, इतनी ज़्यादा है कि इतनी जल्दी नहीं मिटाई जा सकती। लेकिन फिर भी हमारे समाज के हर युवक को, अगर युवक चाहता है कि हमारा भविष्य उज्जवल हो तो वो ईमानदार बने, सच्चा बने और कर्मठ बने। कोई काम, जैसे हमें कुछ काम नहीं मिलता है, हम सब्जी बेच सकते हैं, हम दुकानों में बैठ के काम कर सकते हैं, हम कुछ भी दुकानें से उठाकर घर घर बेच सकते हैं। कर्मठता आदमी को शक्ति देती है और वो काम कर सकता है। तो हम ये कहते हैं कि हमारा देश कभी भी किसी भी देश से पीछे नहीं है। हमारे ही देश से लोगों ने सीखा है जीना, काम करना। और हमारे देश के हमारा जो साइंस है, हमारे जो शास्त्र हैं, हमारा जो वेद है, उन वेदों में तो इतना कुछ है, इतना साइंस, इतना बड़ा साइंस है कि उसको कोई समझ ही नहीं पाया, क्योंकि वो ऐसी भाषा में है, उसकी लिपि ऐसी है कि कोई समझ नहीं पा रहा है।
आप ही देख लीजिए, रावण के युग में, कृष्ण के युग में, त्रेता युग में, राम के युग में, द्वापर युग में, कृष्ण के युग में विमान जो है ऊपर आसमान में उड़ते थे घोड़ों के सहित। आज वो कोई आज साइंस हमारा कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि अब हमें उसका ज्ञान ही नहीं है, हम अपने वेदों को नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आज हम उस वेदों को अच्छी तरह से पढ़ना सीखें या उस वेद को जानें तो हमारा देश सबसे बड़ा वैज्ञानिक देश है। हम इसी के साथ हम अपना वक्तव्य ख़त्म करते हैं। मैं श्रीमती शांता पांडे विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान की संस्थापिका हूँ। आज मेरा वक्तव्य है सड़क के बच्चों पर। आज जो बच्चे सड़क पर कूड़ा बीन रहे हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके माँ बाप दिन भर काम करते हैं तभी उनका पेट पालन कर पाते हैं। जब तक लोग सड़क पर रहेंगे तब तक जनसंख्या नियंत्रण हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सड़क पर रहते हैं तो बच्चे भी सड़क पर ही पैदा होंगे ना, और फिर उनकी जनसंख्या बढ़ेगी, घटेगी तो है नहीं। सबसे पहले सरकार को उनकी व्यवस्था करनी होगी। जो लोग सड़क पर रहते हैं, किसी दुकान के किनारे रहते हैं, पुलों के नीचे रहते हैं, उन लोगों का वही लोग जनसंख्या ज़्यादा बढ़ाते हैं, क्योंकि उन लोग करें क्या? उनके बच्चे वो तो काम करते हैं, फिर उनके अपने बच्चों को वो क्या करें? और जब बच्चे तो सड़क पर भी रहेंगे, माँ बाप तो बच्चे तो सड़क पर ही पैदा होंगे ना, और जितने वो पैदा होंगे वो सड़क पर घूमेंगे, और वही देश के भविष्य है। अगर देश का भविष्य हमारा सड़क पर घूमता रहेगा, कूड़ा बीनता रहेगा और भूख के लिए इधर उधर भीख मांगता रहेगा, तब हम जनसंख्या नियंत्रण क्या करेंगे? जनसंख्या बढ़ती है, बड़े लोगों के यहाँ जनसंख्या नहीं बढ़ती, जनसंख्या सड़क पर बढ़ती है, और यही हमारी सरकार देख नहीं रही है और न उसको समझ रही है। बेरोज़गारी क्यों बढ़ती है? ये लूटमार क्यों होता है? सड़क के ही बच्चे ये सब काम करते हैं, बाहर के बड़े घर के बच्चे ये सब काम नहीं करते। लोगों को गलतफहमी है कि बड़े घर के बच्चे ये सब काम करते हैं। बड़े घर के बच्चे ये सब काम नहीं करते हैं, उनके पास संस्कार होता है, उनके माँ बाप की दी हुई शिक्षा होती है। ये सब काम केवल वही सड़क के बच्चे करते हैं जो सड़क पर पैदा होते हैं, सड़क पर बड़े होते हैं, और करें तो वो क्या करें? इसीलिए लूट पाट भीख मांगते हैं, सड़क पर घूमते रहते हैं आवारों की तरह, और उनके माँ बाप जो हैं बच्चे पैदा करते रहते हैं, बच्चा पैदा कर करके सड़क पर छोड़ देते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण इस तरह से नहीं हो पाएगा जब तक कि ध्यान नहीं देगी बच्चे से ये इन गरीबों का जो सड़क पर रहते हैं, पुल के किनारे रहते हैं, उनका ध्यान जब तक नहीं देगी तब तक ये जनसंख्या नियंत्रण हो ही नहीं सकता। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है, जब छोटे से मोहल्ले में केवल लौरावीर में कम से कम 100 बच्चे ऐसे हैं जो कि सड़क पर घूमते नज़र आते हैं, बड़े भी छोटे भी, तो आप सोचिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितने बच्चे होंगे जो कि सड़क पर घूम रहे होंगे और भीख मांग रहे होंगे और बड़े होने पर यही लूटमार का काम कर रहे होंगे। तो हम सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहते हैं कि वो सबसे पहले इनकी व्यवस्था करें, इनका ध्यान दें कि इनकी क्या व्यवस्था की जाए, इनके खाने की, पीने की या इनके शिक्षा रहने की जो व्यवस्था की जाए, तभी जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। नहीं तो जनसंख्या नियंत्रण कभी भी नहीं हो सकता, ये मेरा दावा है। और आप ये करके देखें, अगर आप इसको करते हैं तो देखिए कि जनसंख्या नियंत्रण होता है या नहीं होता है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य ख़त्म करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।